वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किताबी कीड़े। आज का ये जो हमारा डीप डाइव है ना, ये थोड़ा अलग है। देखिए, अक्टूबर 2025 में एक बहुत ही अजीब और ऐतिहासिक घटना हुई थी। हाँ, वो बॉम्बे हाई कोर्ट वाला जो केस था। बिल्कुल। एक 92 साल की महिला ने 92 इयर्स की उम्र में दुनिया की सबसे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी को कोर्ट में चुनौती दी और जीत भी गई। उनका मुद्दा ये था कि उनकी आवाज़ उनकी अपनी है, उनका पर्सनैलिटी राइट है और कोई भी मशीन उनकी इजाज़त के बिना उस आवाज़ का क्लोन नहीं बना सकती। और ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मतलब कॉपीराइट के नए दौर में। हाँ, पर आज आज 12 अप्रैल 2026 है और आज वो अजेय आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में महान गायिका आशा भोसले जी का निधन हो गया है। ये सच में मतलब ये एक ऐसा क्षण है जहां हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो रहा है। चेस्ट इन्फेक्शन और थकान के चलते उनका जाना सिर्फ संगीत जगत का नुकसान नहीं है, बल्कि उस पूरे युग का अंत है जिसने इंडियन सिनेमा को संगीत की एक नई भाषा दी थी। ठीक है, आइए इसे समझते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब किसी ऐसी महान हस्ती का निधन होता है ना, तो हम बस एक टाइमलाइन देखते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कितने हजार गाने गाए वगैरह वगैरह। राइट। पर आज हमारा मिशन कोई सामान्य शोक संदेश देना नहीं है। हमने उनके पुराने इंटरव्यूज, लीगल डॉक्यूमेंट्स और बायोग्राफीज को खंगाला है और हम ये देखने वाले हैं कि कैसे एक कलाकार ने मशीन और सिस्टम दोनों को अपने कंट्रोल में रखा। बिल्कुल। और ये कंट्रोल वाला जो पहलू है ना, यही सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है। जब हम उनके 11-12 हज़ार गानों को देखते हैं तो उनका पूरा जीवन एक केस स्टडी लगता है रीइन्वेंशन की। मतलब खुद को बार बार बदलने की और नए सांचे में ढालने की। हाँ, और उन्होंने कभी भी खुद को उस सांचे में ढालने नहीं दिया जो सोसाइटी ने या फिल्म इंडस्ट्री ने उनके लिए तय किया था। और इसकी शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से उन्होंने अपने राइट्स और बिजनेस की बात की। मतलब हम वापस उस एआई वाले केस की बात करें तो वो कोई इकलौती घटना थोड़ी थी। बिल्कुल नहीं। 90s में एक और बहुत बड़ा केस था, मैग्नस साउंड कंपनी के खिलाफ उनकी रॉयल्टी की लड़ाई। हाँ, और उस लड़ाई की गहराई समझना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, उस दौर तक फिल्म इंडस्ट्री का जो मॉडल था वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। संगीतकार आपको बुलाता था, आप गाते थे और आपको एक फ्लैट फी मिल जाती थी। बस एक बार का पैसा। एग्जैक्टली। बस एक बार का पैसा। उस गाने की कैसेट या सीडी बिकने पर जो करोड़ों की कमाई होती थी ना, उसमें गायक का कोई हिस्सा नहीं माना जाता था। और यहीं पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि 90s में तो और भी कई बड़े गायक थे इंडस्ट्री में। पर ये लीगल लड़ाई लड़ने का ख्याल सिर्फ आशा जी को ही क्यों आया? और ये जो करीब 1.12 यानी 1.12 करोड़ रुपए का मामला था, इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था? लॉजिक बहुत साफ था। उनका नजरिया ये था कि उनकी आवाज कोई सिर्फ लेबर या मजदूरी नहीं है, वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उन्होंने सीधे कोर्ट में कहा कि भाई साहब, जो कैसेट बिक रहे हैं वो सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर की धुन पर नहीं बिक रहे। हाँ, लोग आवाज सुनने के लिए भी तो खरीद रहे हैं ना। बिल्कुल। लोग उनकी आवाज के आकर्षण में पैसे दे रहे हैं, तो उस मुनाफे में उनका हिस्सा क्यों नहीं? मतलब आप सोचिए कि एक ऐसी महिला जो 1950 से गा रही हैं, उसने उस जमाने में आईपी राइट्स और रॉयल्टी के बिजनेस आयाम को समझ लिया था। आज तो हर नया इंडी आर्टिस्ट रॉयल्टी की बात करता है। सच में ये हैरान करने वाला है। और स्टूडियो के माइक से निकलकर कोर्ट में ऐसी बिजनेस आर्ग्यूमेंट्स देना, ये एक बहुत ही शार्प बिजनेस एक्यूमेन दिखाता है। और अगर मैं इसको उनके रेस्टोरेंट बिजनेस से जोड़कर देखूं ना, तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। हाँ, ऐशाज रेस्टोरेंट। राइट। मुझे हमेशा लगता था कि जब सेलिब्रिटीज रेस्टोरेंट खोलते हैं तो वो बस एक मैस्कॉट होते हैं, मतलब अपना नाम दे दिया और बाकी मैनेजमेंट कोई और कर रहा है। क्या उनके केस में भी ऐसा ही था? ज्यादातर सेलिब्रिटीज वैसा ही करते हैं, पर आशास के केस में ये बात बिल्कुल गलत है। 2002 में जब उन्होंने अपने बेटे आनंद के साथ दुबई के वाफी सिटी में इस फाइन डाइनिंग चेन की शुरुआत की थी, तो वो कोई छोटा मोटा शौक नहीं था। तो इसका इन्वेस्टमेंट मॉडल वगैरह कैसा था? मैंने सुना है कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड है। हाँ, आज यूके में जैसे मैनचेस्टर और बर्मिंघम ले लीजिए, या हाड़ी देशों में कतार, कुवैत में इसके 15 से ज़्यादा बड़े आउटलेट्स हैं। इसके स्केल का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जब इंडिया में इसका पहला आउटलेट खुलने की बात आई थी, तब इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही करीब $2 मिलियन आंका गया था। $2 मिलियन, मतलब करीब 15 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली। और इस पूरे एम्पायर में आशा जी की 20% हिस्सेदारी बताई जाती है।
पर सबसे मजेदार बात पैसा नहीं है, बल्कि क्वालिटी कंट्रोल है। अच्छा। हाँ, मतलब आप दुनिया के किसी भी अशार्स रेस्टोरेंट में चले जाइए, वहाँ खाने में जो गरम मसाला डलता है ना, वो एक ही जगह से आता है। वेट, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो 15 अलग-अलग देशों के रेस्टोरेंट्स के लिए अपना मसाला खुद तैयार करवाती थी? हाँ, बॉम्बे में उनकी देखरेख में खास मसाला पिसा जाता था और फिर वही ब्लेंड पूरी दुनिया के ब्रांचेस में एक्सपोर्ट होता था, ताकि बर्मिंघम में बैठे किसी कस्टमर को भी कढ़ाई गोश्त या दाल का वही स्वाद मिले जो अशार जी के अपने पर्सनल किचन का है। वाओ! ये तो बिल्कुल किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी के सीईओ जैसी सोच हुई। वो सिर्फ अपना नाम नहीं दे रही थी, उन्होंने एक पूरा एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया था। बिल्कुल। और इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हम इसको उनके सिंगिंग करियर से कनेक्ट करें तो देखिए, प्लेबैक सिंगिंग में तो तभी पैसा मिलता है जब आप फिजिकली स्टूडियो में मौजूद हो। ये एक तरह का आर्ली वेज वाला ट्रैप है। और उस उम्र में फिजिकल प्रेजेंस हमेशा पॉसिबल नहीं होती। राइट। तो इस ट्रैप से बाहर आने के लिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो उनके सोते हुए भी उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करे। पर उनको ये कुकिंग का शौक आया कहाँ से? देखिए, ये पैशन उनमें रातों रात नहीं आया था। सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने मजरूर सुल्तानपुरी की बेगम से असली लखनवी खाना बनाना सीखा था और पेशावर के लोगों से उन्होंने वहाँ की खास पेशावरी दाल सीखी थी। और जब उनके घर पर राज कपूर जैसे दिग्गजों का जमावड़ा होता था ना, तो वो 60-70 लोगों के लिए खुद बड़े पतीले में खाना बनाती थी। क्या बात है! तो उन्होंने बेसिकली अपने इस शौक को एक ग्लोबल सप्लाई चेन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, पर अब मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल घूम रहा है। एक ऐसी औरत जो रॉयल्टी के लिए कोर्ट केस जीत रही है, दुबई और यूके में चेन चला रही है, इस कॉन्फिडेंस और इस आज़ादी की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके लिए हमें 50 के दशक में वापस जाना पड़ेगा ना? बिल्कुल, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आशा जी का जन्म 1933 में महाराष्ट्र के संगली में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। पर जब आशा जी सिर्फ 9 साल की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया। सिर्फ 9 साल की उम्र में? हाँ, और 10 साल की उम्र में फैमिली की मदद के लिए उन्होंने अपना पहला मराठी गाना गाया, चला चला नवबाला। और फिर जब वो 16 साल की हुई, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब बदल दिया। उन्होंने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर अपने पड़ोसी गणपतराव भोसले से शादी कर ली। हाँ, और मैंने पढ़ा है कि गणपतराव जी उस वक्त 31 यानी 31 इयर्स के थे, एक रेशन इंस्पेक्टर थे। हाँ, उम्र में ऑलमोस्ट डबल थे। ये एक बहुत ही विद्रोही कदम था उस जमाने के हिसाब से। और फिर 1960s आते-आते वो 3 बच्चों के साथ इस रिश्ते से अलग भी हो गई। अब आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक सिंगल मदर 3 बच्चों के साथ। एग्जैक्टली एक यंग सिंगल मदर, सामने पूरी 1950s की बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, और उस टाइम इंडस्ट्री पर किसका राज था? उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर, गीता दत्त और शमशाद बेगम का। इनको सारे हीरोइन वाले ए ग्रेड गाने मिलते थे। और आशा जी को बी ग्रेड फिल्मों के गाने या फिर जो वैम्स और कैबरे डांसर्स होती थी, जैसे हेलेन, उनके गाने मिलते थे। देखिए, यहाँ मुझे ना एक बहुत ही मस्त एनालॉजी दिमाग में आ रही है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आपको क्रिकेट मैच खिलाया जाए पर आपसे कहा जाए कि आपको बैटिंग नहीं मिलेगी। अच्छा। हाँ, आपसे बोला जाए कि आपको सिर्फ बाउंड्री पर फील्ड करनी है, पर आप वहाँ बाउंड्री पर इतने शानदार डाइव लगाकर कैच पकड़ें कि जो स्टेडियम में लोग बैठे हैं ना, वो बैट्समैन को देखना छोड़कर सिर्फ आपकी फील्डिंग देखने लगे और आप उस मैच के मैन ऑफ द मैच बन जाएं। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि उन्होंने टेक्निकल लेवल पर इस कंस्ट्रेंट को अपने फायदे में कैसे बदला? आपकी ये बाउंड्री वाली मिसाल एकदम परफेक्ट है यहाँ। देखिए, टेक्निकली क्या होता था कि उस जमाने में मैं हीरोइन के गानों में एक मर्यादा होती थी। एक कंस्ट्रेंट था कि आवाज़ बिल्कुल सीधी, पवित्र और एक स्टैंडर्ड क्लासिकल ढंग से होनी चाहिए। और लता जी उसमें मास्टर थी। हाँ, उनकी इमेज वैसी ही थी संगीत में। पर जो वैम के कैरेक्टर्स होते थे ना, उन पर सोसाइटी की वो पाबंदियां लागू नहीं होती थी और इसीलिए उसके संगीत में भी वैसी पाबंदियां नहीं थी। और आशा जी ने इसी आज़ादी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि एल्विस प्रेस्ली और बिल हेली जैसे वेस्टर्न आर्टिस्ट को सुनना शुरू किया। तो इसका उनकी आवाज पर क्या असर पड़ा? मतलब जब वो माइक के सामने खड़ी होती थी तो उन्होंने क्या अलग किया? बस धुन कॉपी की क्या? नहीं, उन्होंने गायकी के मैकेनिक्स को ही बदल दिया। उन्होंने सिंकोपेशन का यूज किया। सिंकोपेशन? हाँ, मतलब मेन बीट से थोड़ा हटकर गाना। जहां लता जी की आवाज एकदम ठहरी हुई और क्रिस्टल क्लियर होती थी, आशा जी ने अपनी आवाज में एक ब्रीदी टोन डाल दी।
मतलब गाते गाते सांस की आवाज आना, अचानक पिच को ऊपर नीचे करना और एक खास तरह का एटीट्यूड लाना। हाँ, वो गाते हुए अचानक से हंस देती थी। एग्जैक्टली हंसना या शब्दों को थोड़ा स्ट्रेच करना, ये सब वेस्टर्न जैज और सैक्सोफोन बजाने के स्टाइल से इंस्पायर्ड था। यानी जिस बी ग्रेड या कैबरे के डब्बे में उनको डाला गया था, उन्होंने उस डब्बे को ही इतना बड़ा और आकर्षक बना दिया कि बाकी सब फीका लगने लगा। और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है ओपी नायर साहब से। नया दौर और हॉरर ब्रिज का आइए मेहरबान। वो सच में उनका एक बड़ा गोल्डन एरा था। ओपी नायर पहले म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने आशा जी की आवाज के इस नए टेक्सचर को पहचाना। दोनों का साथ प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लेवल पर काफी लंबा चला, पर 1972 में ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। और सोर्सेज में ओपी नायर का एक बहुत ही अजीब स्टेटमेंट भी है इसके बारे में। राइट। हाँ, नया साहब ने कहा था कि उन्हें ज्योतिष आती है और उन्होंने कहा था, मुझे पहले से पता था कि एक दिन मुझे आशा से अलग होना पड़ेगा। वाह। वैसे आमतौर पर जब किसी बड़े आर्टिस्ट का अपने सबसे सक्सेसफुल पार्टनर के साथ झगड़ा या सेपरेशन होता है तो करियर ढलान पर चला जाता है, पर आशा जी का तो अलग ही लेवल पर चला गया था। आर.डी. बर्मन यानी पंचमदा के आने के बाद। ओह बिल्कुल, पंचमदा के साथ तो उन्होंने पूरी इंडस्ट्री का ग्रामर ही चेंज कर दिया था। तीसरी मंजिल के रॉक गाने से लेकर दम मारो दम या प्या तू अब तो आजा, ये सारे यूथ एंथम्स बन गए थे। आज आजा मैं हूं प्यार तेरा भी। हाँ, और उस गाने के लिए उन्होंने 10 दिन तक लगातार रिहर्सल की थी। उनकी मेहनत और पंचमदा की मॉडर्न धुनों ने कमाल ही कर दिया और बाद में 1980 में उन्होंने शादी भी की। देखिए यहाँ ना मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। ओके, क्योंकि जब हम ओपी नैयर या आर.डी. बर्मन की इतनी बात करते हैं तो लगता है कि आशा जी की सक्सेस उनके विजन का नतीजा थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था कि उनको ऐसे संगीतकार मिल गए, या आशा जी की खुद की भी कोई कॉन्शियस स्ट्रैटेजी थी अपने करियर को आगे बढ़ाने की? ये पुशबैक बिल्कुल बनता है, पर इसका परफेक्ट जवाब मिलता है साल 1981 में। तब तक इंडस्ट्री ने उनको एक टैग दे दिया था। सब मान चुके थे कि आशा भोसले मतलब फास्ट, पेपी और कैबरे गाने। हाँ, वो एक बॉक्स में फिट हो चुकी थी। एग्जैक्टली। और इस बॉक्स को तोड़ने की उनकी स्ट्रैटेजी बनी 1981 की फिल्म उमराव जान। ओह, दिलचीज क्या है? हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर खयाम साहब थे और उन्होंने इन गजलों के लिए आशा जी को बोला कि अपनी आवाज का जो पिच है उसको आधा सुर यानी हाफ नोट नीचे कर लो। और इस हाफ नोट नीचे करने का उनकी आवाज पर टेक्निकली क्या असर हुआ? देखिए ये आवाज के साइंस का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, जब सिंगर हाफ नोट नीचे गाता है तो उसकी आवाज उसके हेड रजिस्टर से निकलकर चेस्ट रजिस्टर में आती है। अच्छा यानी गले के ऊपरी हिस्से की जगह आवाज सीने से गूंजती है। अच्छा। तो वो जो पॉप गानों वाली एक तीखी और चुनबुली आवाज थी, वो अचानक से एक बहुत ही ठहरी हुई, दर्द भरी और डीप गजल वॉइस बन गई। बिल्कुल। वही हुआ। सीने से आने वाली आवाज में जज्बात बिल्कुल डीपली उतरते हैं। खुद आशा जी हैरान रह गई थी कि उनकी आवाज में इतना ठहराव भी हो सकता है। और इस एक बदलाव ने क्रिटिक्स के मुंह बंद कर दिए और उन्हें अपने करियर का पहला नेशनल अवार्ड मिला। वाओ। मतलब ये साफ था कि वो किसी तय किए हुए सांचे में रहने वाली नहीं थी और खुद को अपग्रेड करने की ये भूख कभी रुकी नहीं उनकी। बिल्कुल नहीं रुकी। जब 90s का दौर आया ना, जहां उनकी उम्र के बाकी गायक या तो रिटायर हो रहे थे या वही पुराना स्टाइल गा रहे थे, तब 62 यानी 62 इयर्स की उम्र में वो ए.आर. रहमान के साथ रंगीला गा रही थीं, तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना। और फिर लेस्ली लुइस के साथ वो इंडी पॉप एल्बम जन्म संझा करो। और इस सब का अल्टीमेट रिजल्ट ये हुआ कि 2011 में उनको गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई आर्टिस्ट का टाइटल मिला। 20 से भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने। सच में ये सिर्फ एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है, ये एक जबरदस्त वर्क एथिक और खुद को हर दौर में रेलेवेंट बनाए रखने का मास्टर क्लास है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ें तो क्या पिक्चर बनती है? एक ऐसी कहानी जहां रुकना मना था। बिल्कुल। 10 साल की उम्र में पिता की डेथ के बाद काम शुरू करना, 16 साल में सोसाइटी से बगावत करके शादी और फिर अकेले 3 बच्चों की परवरिश, फिल्म इंडस्ट्री में बाउंड्री लाइन पर खड़े किए जाने पर वहीं से एक नई बोल्ड शैली बनाना और फिर गजल गाकर सबको आश्चर्यचकित कर देना। और उसके बाद बिजनेस। हाँ, बिजनेस। दुबई से यूके तक रेस्टोरेंट्स की ग्लोबल चेन चलाना और एंड में 92 इयर्स की उम्र में एआई से अपनी आवाज के राइट्स की लड़ाई जीतना, ये सब
एक ही इंसान की जिंदगी है। और यही उनकी असली लेगेसी है। उनकी आवाज़ तो जादुई थी ही, पर उसके पीछे का जो विद्रोह था ना, वो उनकी पहचान है। उन्होंने साफ कर दिया था कि मेरी जगह कहाँ है ये कोई और तय नहीं करेगा, ना इंडस्ट्री, ना कंपनी और ना ही कोई मशीन। क्या बात है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज की इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले मैं अपने सभी देखने और सुनने वालों के सामने एक थॉट रखना चाहती हूँ, एक थोड़ा प्रोवोकिंग सवाल जिस पर हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। हमने शुरू में बात की थी उस अक्टूबर 2025 वाले एआई कोर्ट केस की। देखिए आज टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। हो सकता है कल को कोई सुपर कंप्यूटर उनके 12,000 गानों का एनालिसिस कर ले और उस आवाज़ की एक एक फ्रीक्वेंसी को कॉपी करके एक परफेक्ट डिजिटल क्लोन बना दे। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही सुनाई देगी। हाँ, टेक्नोलॉजी के लिए वो मुश्किल नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि वो मशीन उस 10 साल की बच्ची का क्लोन कैसे बनाएगी, जो पहली बार माइक के आगे डरी हुई खड़ी थी। वो उस 25 साल की यंग सिंगल मदर के स्ट्रगल्स का, उसकी बेचैनी का क्लोन कैसे बनाएगी? उसका एल्गोरिथम किसी मशीन के पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उस दर्द, उस गुस्से और उस आत्मा का क्लोन कोई एआई नहीं बना सकता, जिस आत्मा ने उस आवाज को आशा भोसले बनाया था। और इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग द चैनल।